नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज ये लगभग साफ हो गया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज एकनाथ शिंदे ने खुद ब खुद वो सारे स्पीड ब्रेकर तोड़ दिए जो उन्होंने नई सरकार के गठन में लगाए हुए थे। शिंदे ने कहा अब कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, न वो नाराज हैं न उनको कोई मांग है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के लिए जिसका नाम तय करेंगे वो और उनकी पार्टी पूरी ताकत से उसको सपोर्ट करेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा बीजेपी जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहे बना ले, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि महायुति की सरकार बने और जनता ने जिन उम्मीदों के साथ ऐतिहासिक बहुमत दिया है वो उम्मीदें पूरी हों। बीजेपी के नेताओं ने एकनाथ शिंदे के इस बयान का स्वागत किया, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर कई सवाल अभी बाकी हैं। क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या फिर शिंदे अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेंगे? क्या बेटे को महाराष्ट्र में रखकर शिंदे खुद दिल्ली आएंगे, केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे? एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना के लिए फडणवीस से कौन कौन से मंत्रालय मांगेंगे? इन सारे सवालों के जवाब कल तय होंगे जब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सरकार के गठन की बारीकियों पर फैसला होगा। इन सब पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एकनाथ शिंदे की बात से। पिछले 3 दिन से लगातार चर्चा चल रही थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने की जिद पर अड़े हुए हैं और बीजेपी फैसला कर चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसलिए सरकार का गठन रुका हुआ था। लेकिन आज एकनाथ शिंदे सामने आए, सारी स्थिति साफ कर दी। शिंदे ने कहा वो नाराज नहीं है, न वो कहीं गायब हुए थे। उन्होंने बताया कल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से उनकी फोन पर बात हुई और उन्होंने दोनों नेताओं से साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का नाम वो तय कर लें। बीजेपी जिसे चाहे चीफ मिनिस्टर बनाए, शिवसेना उसे समर्थन देगी। वो किसी भी हालत में महाराष्ट्र की नई सरकार के रास्ते का स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे। ये 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। शिंदे ने साफ साफ बात की, बिना लाग लपेट के अपनी बात कही। तो फिर शिंदे से पूछा गया अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फिर वो दिल्ली जाएंगे? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि चर्चा चल रही है एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत को महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और खुद केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं। हालांकि इसके बारे में एकनाथ शिंदे ने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जो आज बताना था बता दिया, अब बाकी के फैसले कल दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ होने वाली महायुति की मीटिंग में होंगे। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा,
कल की बात हो गई। तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। एकनाथ शिंदे की साफ गोई का देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। फडणवीस ने कहा, एकनाथ शिंदे ने आज उन लोगों को जवाब दे दिया है जो शक जता रहे थे, सवाल उठा रहे थे। फडणवीस ने कहा, उन्हें तो पहले से ही पता है कि महायुति में कोई दरार नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं, और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर, नई सरकार को लेकर सबसे साफ साफ लफ्जों में बात की अजित पवार ने। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का पद उसे ही मिलना चाहिए जिसके विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब बाकी बातें कल की मीटिंग में तय हो जाएंगी। अजित पवार ने कहा, पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी, इसलिए शिंदे को मौका मिला, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मैं केवल इतना कहूंगा कि कल हमारी जो मीटिंग है उसमें सभी से बातचीत के बाद फैसला होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी, एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास कौन से पद आएंगे, कौन सी जगह रहेगी, इसका फैसला एकनाथ शिंदे करेंगे। वैसे ही हमारे पास क्या रहेगा ये हम तय करेंगे। कार्यकर्ताओं को कुछ भी लगे, लेकिन किसी दल की कितनी संख्या आई है, कितने लोग चुनकर आए हैं, यह सब भी देखा जाता है। पिछले 2.5 सालों में स्थिति अलग थी और अभी हालात अलग हैं। आताची परिस्थिति वेगळी है। तो अजित पवार की बात सुनकर बिल्कुल साफ है, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने कल आज की बात में आपको ये बताया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को होगा। तो अब एक बार फिर सचिन के पास चलते हैं। सचिन, कल आपने जो खबर बताई थी वो आज सही साबित हो गई। अब ये जानना चाहते हैं लोग, एकनाथ शिंदे का क्या रोल होगा? मुंबई में रहेंगे, दिल्ली जाएंगे, क्या जानकारी आपके पास? जी रजत जी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में ही रह सकते हैं और वो महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में रह सकते हैं। आज एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने अपने कुछ मंत्रियों के साथ बैठक भी की। मेरी कुछ उनके पार्टी के शिवसेना के वरिष्ठ मंत्रियों से बात हुई, तो उन मंत्रियों का कहना है कि तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे को ये कहा है कि जिस तरह से उनके नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पद पर रहे और उन्होंने अपने पार्टी के संगठन के अलावा सरकार में भी मजबूती से काम किया, वैसे ही शिवसेना के तमाम वरिष्ठ मंत्री और विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, जिससे मंत्रियों पर भी अंकुश रहेगा, जिससे विधायकों पर भी अंकुश रहेगा और पार्टी भी यहाँ पर मजबूत होगी। क्योंकि इस 2025 के शुरू में ही फरवरी मार्च में हो सकता है कि महाराष्ट्र में 2 दर्जन से ज्यादा बड़े महानगर पालिकाओं के और स्थानीय नगर निगम के चुनाव होंगे, जिसमें मुंबई, ठाणे, नागपुर, सोलापुर, कोल्हापुर, तमाम जो महानगर पालिकाओं के चुनाव है, जमीन स्तर पर चुनाव है और वहां पर पार्टी को जीत हासिल करने के लिए एकनाथ शिंदे का सरकार में बने रहना बहुत जरूरी है, तो पार्टी नेताओं की तरफ से बताया गया है। जो हमें सूत्रों से और जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम के साथ साथ यूडी जैसा भारी भरकम मंत्रालय जो मुख्यमंत्री के तौर पर उनके साथ में था, उस मंत्रालय फिर से उन्हें मिले, या फिर पीडब्ल्यूडी और राजस्व मंत्रालय जो कि राधा कृष्ण विखे पाटिल बीजेपी के पास था, वो मंत्रालय उनके पार्टी को मिले या उनको मिले, या फिर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरीश महाजन बीजेपी के पास था, कृषि मंत्रालय जो शुरू में उनके शिवसेना के पास था, लेकिन अजित पवार पार्टी में गठबंधन में शामिल होने के बाद वो अजित पवार के खाते में चला गया, धनंजय मुंडे उसके मंत्री थे। तो ऐसे भारी भरकम मंत्रालय उन्हें मिले, इसलिए हो सकता है कि उनकी रणनीति हो
और इसलिए उनके बेटे का भी नाम सामने आ रहा है। उनके बेटे को क्या डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, इस बारे में भी हमने चर्चा की, उनके मंत्रियों से राय जानी। तो उनका कहना था कि इस बारे में एकनाथ शिंदे ही फैसला लेंगे, लेकिन उनकी ये राय है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस के रोल में आ जाए और वो डिप्टी सीएम बने और पार्टी को और संगठन को मजबूत महाराष्ट्र में रहकर ही करे। जी जरा जी। सचिन चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। सचिन ने बताया कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि एकनाथ शिंदे मुंबई में ही रहें, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता यही चाहते हैं। हालांकि आखिरी फैसला एकनाथ शिंदे को करना है, कल शाम तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता खाली करना, रोड ब्लॉक हटाना मुश्किल काम था। एकनाथ शिंदे ने आज जो किया वो उनके लिए आसान नहीं था। मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। एक तो अपनी पावर जाती है, दूसरा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज शिंदे ने यह काम बहुत ग्रेसफुली किया। यह काम इसलिए भी मुश्किल था कि शिंदे मानते हैं कि उन्होंने 2.5 साल तक अच्छी सरकार चलाई। वो ये भी मानते हैं कि उनकी सरकार के काम के बल पर महायुति की इतनी भारी जीत हुई, इसलिए वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। शिंदे ने यह भी कन्वे किया था कि थोड़े दिन बाद बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। बीएमसी से अगर उद्धव ठाकरे की सेना की सफाई हो जाती है तो उद्धव की राजनीति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शिंदे ने कहा था वो मुख्यमंत्री बने रहे तो बीएमसी जिता देंगे और बाकी महानगर पालिकाओं पर भी जीत दिलाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर फिर से विचार किया जा सकता है। पर बीजेपी इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती। बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। आरएसएस चाहती है देवेंद्र जी को जिम्मेदारी सौंपी जाए। नरेंद्र मोदी भी क्लियर हैं, इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए। असल में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मेहनत से, पार्टी के हर निर्णय के प्रति समर्पण से इस बार ये पोजीशन कमाई है, अर्न की है। वो डिजर्व करते हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पक्का था। बस शिंदे को समझाकर इसे सर्वसम्मति का निर्णय बनाना जरूरी था, जो आज हो गया। लेकिन कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी अभी भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मां विकास अघाड़ी के नेता अब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की और निर्देश दिया कि जहां जहां ईवीएम पर शक है उन विधानसभा क्षेत्रों में 5% ईवीएम्स का वीवीपैट से मिलान कराने की पिटीशन फाइल की जाए। क्योंकि नियम यह है कि काउंटिंग के 5 दिन बाद तक किसी भी असेंबली सेगमेंट में कोई उम्मीदवार वोटिंग मशीनों के रिजल्ट को वीवीपैट से मैच कराने की गुजारिश कर सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को काउंटिंग हुई थी, कल वीवीपैट से मिलान कराने की पिटीशन फाइल करने का आखिरी दिन है। इसलिए हो सकता है ज्यादातर असेंबली सीटों पर उद्धव की पार्टी के नेता कल इस तरह की पिटीशंस फाइल करें। शरद पवार भी अपनी पार्टी के हारे उम्मीदवारों को ईवीएम के जरिए गड़बड़ी के सबूत इकट्ठा करने का निर्देश दे चुके हैं। नाना पटोले ने भी आज ऐलान कर दिया कि कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी। पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में लोगों का वोट चुराया गया, इसलिए कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में ईवीएम की जगह बैलेट से वोट कराने की लड़ाई भी लड़ेगी। हम आने वाले 2 दिन के बाद हम पूरे राज्य में सही की मुहिम शुरू करेंगे। सिग्नेचर कैंपिंग हम पूरे राज्य में शुरू करेंगे। हर घर में कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा और वहां पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से, सीजीआई के नाम से और चुनाव आयोग के नाम से ऐसे 4 एप्लीकेशन बनाई जाएंगी और करोड़ों साइन हम ये चारों महानुभावों को भेजेंगे। आज महाराष्ट्र में क्योंकि हर लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि हमने वोट तो किया नहीं, ये कहाँ से आए, हमारा वोट कहाँ गया, जनता पूछ रही है। लोगों की आवाज बनना ये हमारा इशू है। लोग चाहते हैं कि बैलेट से वोट हो और कांग्रेस जनता की आवाज बनेगी, यही हमारा मकसद है। एक ही वोट देने का अधिकार सबको है, उसी आधार पर सरकारें बनती है। लेकिन वो वोट भी अगर उनका अधिकार नहीं रहा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरे की घंटी है और कांग्रेस पार्टी ये आवाज बनकर लोगों को न्याय देगी और लोकतंत्र बचाएगा। सब लोग आएंगे क्योंकि
कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और अब लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो सब लोग हमारे साथ रहेंगे और हम सबसे बात करेंगे। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने वाले नाना पटोले को जवाब दिया महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने। बावनकुले ने कहा, कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो ईवीएम ठीक होता है, लेकिन जब हारती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। बावनकुले ने कहा, कांग्रेस कोर्स करेक्शन की बजाय फिर ईवीएम का रोना रोई है और ये कांग्रेस की हार की वजह है। जब जब महाविकास आघाड़ी हारती है तब तब ईवीएम खराब होती है। जब जब हम चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम खराब होती है। वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी होती है। 4 महीने पहले 31 सांसद चुन के आए, 31 सांसद चुन के आए महाविकास आघाड़ी के, तब वो ईवीएम अच्छी थी। ईवीएम की बात करते हैं ना, फिर नांदेड़ लोकसभा जीते हो विधानसभा के साथ, जो बाई इलेक्शन लगा था नांदेड़ लोकसभा का, वहां वो जीत गए ना कांग्रेस पार्टी। फिर वहां ईवीएम खराब नहीं थी। अब ईवीएम वहां भी थी, ईवीएम नागपुर में थी, ईवीएम नांदेड़ में थी, ईवीएम मुंबई में थी। ये झूठे का बाजार है। ये लोग ऐसे से नहीं सुधरेंगे। सुधर जाना चाहिए, अभी भी कुछ फायदा होगा सुधरने से। अब ईवीएम पे आप आरोप करेंगे। नाना पटोले जी ने पहले निर्णय करना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि नाना पटोले 206 सीट से जीतते हैं। भाई नाना पटोले ईवीएम के बारे में नहीं बोले तो पहले जाकर अपने गांव में देखे कहाँ लोगों ने उनको नकारा है। ये करना चाहिए। जब हारते हैं आदमी ने, उसमें हार से सीखना चाहिए और आगे जाना चाहिए। हम हार से सीखते हैं और आगे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी मुजोरी करती है, इसलिए हारती है। जनता न्याय करती है, जनता ने न्याय हमसे किया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अगर ईवीएम को लेकर लोगों के मन में डाउट है, शक है, तो बीजेपी के बजाय चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब देने के बजाय सारे सवालों को खारिज कर देता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ईवीएम के जरिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेता अब सड़क पर उतरेंगे। जिस तरीके से ईवीएम को लेकर जनता के मन में भी एक सोच उमड़ रहा है कि हम वोट कहीं दे रहे हैं, अकाउंट कहीं हो रहे हैं। बहुत सारे महाराष्ट्र के इलाकों में ऐसे हुआ है कि उन्होंने आकर प्रोटेस्ट किया है। एक मनसे के कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहा, मेरे परिवार ने 20 लोगों ने वोट दिया था मुझे, उसमें से काउंट से 2 हुए हैं। 95 ऐसी असेंबली सीट्स हैं जो एक पेपर ने बाकायदा बताया है, जहाँ फॉर्म 17C पार्ट 1 में वोट्स पोल होते हैं एक संख्या में, और जो काउंटिंग होती है वो टैली नहीं हो रहा है। कहीं 76 सीट्स में कम है, 19 सीट्स में ज़्यादा है। तो इतने जब सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, फिर अब जो वोटर टर्नआउट है वो लगातार हर रोज नया आंकड़ा आता है, 7.8% बढ़ जाता है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसको दरकिनार करने की बजाय, डिसमिस करने की बजाय डिस्कस कर सकती है, क्योंकि ये जनता के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात है, उनके अधिकारों की बात है। पेपर बैलेट हो या फुल प्रूफ ईवीएम मशीन्स हो, जहाँ पे वोट काउंटिंग, वोट शेयरिंग और वोट टैलिंग में, अगर मैं आपको बताऊं, अगर अकाउंट्स में टैलिंग नहीं होती है तो ईडी सीबीआई इमीडिएटली छापा मार देते हैं। इलेक्शन कमीशन उससे ये नहीं समझ पा रही है कि कितना गंभीर ये आरोप है। आप ये सिद्ध कर दीजिए कि हम गलत सोच रहे हैं, पर आप ये जो डिसमिस करते हैं उससे और जनता के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है जो इलेक्शन कमीशन छुपा रहा है। उद्धव की पार्टी के इल्जाम पर एकनाथ शिंदे ने कहा, झारखंड में ईवीएम ठीक थी, लोकसभा चुनाव में ठीक थी, लेकिन महाराष्ट्र में जब इतनी बड़ी हार हुई तो ईवीएम पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये ठीक नहीं है। ईवीएम से सांगतो भी जेव्हा ते ईवीएम के बारे में मैं बताता हूँ। हारने के बाद अब कह रहे हैं झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में ईवीएम सही था ना, कर्नाटक में ईवीएम सही था, लोकसभा में सही था ना। अब हारने के बाद आप क्यों रोने का खेल खेल रहे हो? आता हरल्यावर तुम्ही रडीचा डाव काय? इंटरेस्टिंग बात है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता बालासाहब थोराट इस बार खुद चुनाव हार गए हैं, लेकिन आज बालासाहब थोराट ने कहा वो दावे के साथ नहीं कह सकते कि ईवीएम के जरिए धांधली की गई, क्योंकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। थोराट ने कहा कि पार्टी धांधली के सबूत जुटा रही है और इसे बहुत जल्द भंडाफोड़ किया जाएगा। बहुत सारे सबूत जो दिखते हैं प्रथम दर्शनी, उसमें तो कुछ ना कुछ ईवीएम के में प्रॉब्लम है ऐसा दिखता है। लोगों में भी संभ्रम है कि क्या हुआ है ऐसा कि ये रिजल्ट आया है। हमने तो चेकिंग के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या निश्चित प्रॉब्लम है वो आज मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे लोग खोजेंगे जरूर, वो भंडाफोड़ हो जाएगा।
इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ईवीएम के मसले पर कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था, जो हारते हैं वही ईवीएम पर सवाल क्यों उठाते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि एलन मस्क जैसे टेक्नोक्रेट भारत की ईवीएम की तारीफ कर चुके हैं। चुनाव आयोग सभी पार्टियों को बुलाकर ईवीएम पर उठे सारे सवालों का जवाब दे चुका है। सवाल उठाने वालों को ईवीएम को हैक करके दिखाने की चुनौती दे चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इन मीटिंग्स का कांग्रेस बॉयकॉट करती है और चुनाव में हारने के बाद ईवीएम पर दोष बढ़ती है। यह ठीक नहीं है। कोइंसिडेंस देखिए, यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण दे रहे हैं कि ईवीएम हटाना है, ईवीएम में खराबी है, और यहां सुप्रीम कोर्ट कह रही है ईवीएम में खराबी नहीं है, हारने वाले को हमेशा ईवीएम में ही खराबी नजर आती है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप यात्रा निकालने चाहते हैं, आप ईवीएम को फेंकना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक है। जब 2017 में एक हैकाथॉन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन किया था कि आइए हम यहां ईवीएम मशीन रखेंगे और सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके आप हैक करिए, और बहुत पहले से नोटिस जारी किया था कि हैकाथॉन होगा। कोई नहीं गया, उस दिन हैक करने नहीं गए वहां भी ईवीएम को हैक करने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी हैकाथॉन के दिन घर में क्या कर रही थी? हाँ, विदेश ट्रिप में चले गए होंगे राहुल जी, हो सकता है उस समय खोजने से वो थाईलैंड वगैरह में कहीं होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, बाहर ही होंगे। इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप बोल रहे ईवीएम को फेंकना पड़ेगा, बैलेट को लाना पड़ेगा, एंड व्हेन द हैकाथॉन टेक्स प्लेस नो वन रिप्रेजेंट्स योर पार्टी इन द हैकाथॉन टू प्रूव व्हाट यू आर सेइंग। बार बार मैं कहता हूं, मशीन में खराबी नहीं है, व्यक्ति और लीडर में खराबी है। जब तक राहुल जी रहेंगे ऐसा ही चलता रहेगा। सही कह रहे हैं, हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। ईवीएम के सारे मामले को समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र के चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस की दलील यह है कि लोकसभा चुनाव में उनके गठबंधन ने 48 में से 31 सीटें जीती थी। 5 महीने बाद विधानसभा में 288 में से सिर्फ 48 सीटें कैसे आ सकती हैं? अब कांग्रेस के नेता यह भूल गए कि दिल्ली में जून 2019 में लोकसभा की 7 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को 70 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। इससे थोड़ा पहले चले जाएं, दिल्ली में 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की 7 सीटें जबरदस्त मार्जिन से जीती थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब दिल्ली में चुनाव हुए तो केजरीवाल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, 70 में से 67 सीटें हासिल की, बीजेपी को 3 सीटें मिली। तो मतदाता कुछ महीनों में अपना मन कैसे बदल लेता है, इसका सबूत तो कई बार सामने आया है। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 240 पर अटकी तो कांग्रेस के लिए ईवीएम महान थी, न बैटरी पर सवाल उठाया, न वीवीपैट मिलवाया। अगर उसमें बीजेपी 300 सीटें पार कर जाती तो कांग्रेस कहती ईवीएम में गड़बड़ की गई। राहुल गांधी अब तक लंबी चौड़ी बैलेट यात्रा निकाल चुके होते। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए, मशीनों की 99% बैटरी का जिक्र किया। चुनाव आयोग ने लंबा चौड़ा जवाब भेजा। जब वीवीपैट के मिलान पर सवाल पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 4 करोड़ वोटों का वीवीपैट से मिलान किया गया और एक भी गलती नहीं निकली। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब पहली बार ईवीएम की शिकायत आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन आयोजित किया था और कहा कि जिसको भी शिकायतें आए हैक करके दिखाए, लेकिन कोई नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में बार बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हर पिटीशन को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, सबकी बात सुनने के बाद खारिज किया है। तो भी मैं कहता हूं अगर किसी के पास कोई प्रूफ है, कोई जेन्युइन ग्राउंड है तो वो जरूर शिकायत करे, लेकिन बिना सबूतों के हवाई बातें करना, जिन सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं उन्हें बार बार उठाना, उत्तराखंड में ईवीएम सही और महाराष्ट्र में गलत बताना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब चुनाव प्रक्रिया के प्रति लोगों के मन में आशंका पैदा होती है तो हालात वैसे ही बनते हैं जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के हो गए हैं। इस्लामाबाद में आज पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर ऐसे फायरिंग की जैसे जंग के मैदान में दुश्मन पर गोली चलाई।
इस्लामाबाद में इमरान खान के सपोर्टर्स पर फायरिंग के लिए मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। फौज की फायरिंग में कितने मरे, कितने घायल हुए, इसकी कोई फिक्र नहीं है, किसी को नहीं पता। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसके कम से कम 35 कार्यकर्ता सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से मारे गए, दर्जनों लोग घायल हैं। पुलिस और फौज ने जब प्रदर्शनकारियों पर बंदूकों को मुंह खोल दिए तो इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद में अपना धरना सस्पेंड करने का ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान से पहले इस्लामाबाद की सड़कों पर खून बहा, आग लगी, लोगों पर गोलियां चली, भगदड़ मची। इमरान खान की वाइफ और केपीके के चीफ मिनिस्टर मौके से भाग निकले। इसके बाद इस्लामाबाद की सड़कों पर जो मंजर था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ फायरिंग की आवाज थी और जान बचाकर भागते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान सपोर्टर्स पर एक्शन शुरू किया, कंटेनर पर जब इमरान खान का एक सपोर्टर नमाज पढ़ रहा था तो पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने उसे कंटेनर से नीचे फेंक दिया। वो नीचे गिरा रहे हैं, वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर वालों ने नीचे, रेंजर्स वालों ने ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया। इसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने कंटेनर्स में आग लगानी शुरू कर दी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन कंटेनर्स को भी आग लगा दी जिसके अंदर बुशरा बीवी और केपीके के मुख्यमंत्री अली अमीन बैठे हुए थे। ये वही कंटेनर है जिस पर अली अमीन साहब खुद यहाँ पर पहुंचे थे और इसको जला लिया है और इसके साथ साथ 3-4 मोटरसाइकिलें और भी जलाई है और एक रिक्शा भी है, जो एक रिक्शा भी है जिसको जला दिया है, ये आप देख सकते हैं। जब बुशरा बीबी के कंटेनर को आग लगा दी गई तो डी चौक पर जमा इमरान खान के समर्थकों में भगदड़ मच गई। उनको इसी दौरान पाकिस्तान रेंजर्स ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मशीन गन से इमरान के समर्थकों पर फायरिंग की। गोलीबारी के बाद इस्लामाबाद का डी चौक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। धुआं उठ रहा था, लोग भाग रहे थे और गोलियां चलती रहीं। असल में पाकिस्तानी फौज कल दिन भर खामोशी से तमाशा देखती रही, लेकिन अंधेरा होते ही फौज ने इमरान खान के सपोर्टर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले प्रदर्शनकारियों को चारों तरफ से घेरा गया, टीयर गैस के शेल छोड़े गए। जब लोग धुएं से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, कुछ लोगों ने टीयर गैस के शेल वापस सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ फेंके तो रेंजर्स ने गोलियों की बरसात की। इमरान खान की पार्टी का इल्जाम है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने पार्टी वर्कर को सीधे सिर में गोलियां मारी। सरकार का इरादा बड़े पैमाने पर कत्लेआम का था। पीटीआई के नेताओं ने दावा किया कि रेंजर्स की फायरिंग में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई। भाई इसका टाइम नहीं है, गाड़ी फंसेगी। इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन हजारों सपोर्टर्स को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, लेकिन जब पाकिस्तान रेंजर्स ने उनके कंटेनर्स को आग लगाने के बाद गोलियां चलानी शुरू की तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर दोनों भाग निकले। दोनों को इमरान खान के सपोर्टर्स ने पकड़ लिया। कुछ लोग कह रहे थे उनको जाने मत दो, वहीं कुछ सपोर्टर कह रहे थे अली अमीन को पकड़ लो और बुशरा बीबी को जाने दो। हमने अली अमीन को नहीं जाने देना, हमें नहीं जाने देना। ये देखे अली अमीन गंडापुर भाग रहे, ये देखे अली अमीन गंडापुर भाग रहे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे अली अमीन गंडापुर भाग रहे, ये देखे अली अमीन गंडापुर भाग रहे, अली अमीन गंडापुर भाग रहे, ये देखे अली अमीन गंडापुर भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, अली अमीन गंडापुर भाग रहे। पाकिस्तान में एक सूबे के चीफ मिनिस्टर
अली अमीन गंडापुर जिस तरह रेंजर्स की मार के डर से भागे, तो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहम्मद अता तारड़ ने कहा अली अमीन और बुशरा बीवी एब्सकॉन्डर हैं, भगोड़े हैं। अगर पीटीआई के नेताओं में जरा भी शर्म है तो वो डूब मरे। इसका नाम अली अमीन खान भगोड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। वो जब यहाँ से फरार हुए हैं तो शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी कहीं मिले रास्ते में हरिपुर के, यहाँ से भागे मनाल वाली साइड से। तो इतलात यही आई है कि मनाल वाली साइड से भागे, कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगोड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख न करना। इस्लामाबाद में शहबाज सरकार के मंत्री ने अली अमीन को भगोड़ा कहकर मजाक उड़ाया, तो पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में मरियम नवाज की सरकार में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उज़्मा बुखारी ने बुशरा बीवी को निशाने पर लिया। उज़्मा बुखारी ने कहा बुशरा बीवी कायर निकली, उनको तो अपने समर्थकों के साथ आखिर तक खड़े रहना चाहिए था, लेकिन जरा सा डंडा चला और बुशरा बीवी भाग निकली। बुशरा बीवी साहब है वो तो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे लग रहा था मैं पाकपतन की गलियों में फिर रही हूँ, शायद कि मैं यहाँ दंदनाती रहूंगी पाकपतन की गलियों में, मैं विक्टियां बना रही हूँ, मैं फोटोएं खिंचा रही हूँ। मैंने कल देखा और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं। हो तो वो गई हैं फरार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और जब मुश्किल का टाइम आया तब गंडापुर को कहा तुम आगे लगो मैं पीछे आती हूँ, और वैसे लोगों से वादे ले रही थी, वो उनको उकसा रही थी और पख्तूनों को जो है वो बहुत खून गरमा रही थी। आपने जाना नहीं है, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे ना। वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भाग गई। उन्होंने कहा खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहीं इमरान खान नहीं कहा था। अली अमीन गंडापुर भी खान है माशाल्लाह, बाकी भी उनके साथ काफ़ी सारे खान थे, तो वो उनके साथ जो है वो चली गई। और जो ये जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। मजे की बात तो यह कि जो अली अमीन गंडापुर इमरान खान के कहने पर हज़ारों सपोर्टर्स को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से डरकर रात में ही इस्लामाबाद से भागकर केपीके के मानसहरा शहर पहुंच गए। अपने स्टेट में पहुंचने के बाद अली अमीन ने फिर मीडिया से बात की और ऐलान किया कि धरना तो जारी है। अली अमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि कल की कार्रवाई में तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन मारे गए हैं। इस्लामाबाद में रेंजर्स ने नरसंहार किया है। पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये धरना जारी है, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है और जरूरी नहीं है पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले, जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा अभी आ रहा है और शोधा का भी अभी आ रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। बात यह है अगर हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई। लेकिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में सब कुछ नॉर्मल है और अली अमीन फिजूल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा अली अमीन और बुशरा बीवी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए 35 लोगों के मारे जाने की बेबुनियाद बात कहकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सुबह से प्रायोरिटी एक ही चीज़ के ऊपर है कि ज़िंदगी को दोबारा रवां दवां करें, सारी चीज़ें करें। जनरेटर भी चल रहे हैं, तो उसके लिए रोड्स मेजॉरिटी खुल गई हैं, कुछ रह गई हैं वो खुल जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने तकरीबन रूटीन पे इस्लामाबाद आ चुका हुआ है। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी, कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था, अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा।
मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूं कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें। 24 घंटे पहले जेल में बंद इमरान खान ने ट्विटर के जरिए अपने सपोर्टर से कहा था कि मेरी टीम को आखिरी बॉल डाले जाने तक डटे रहना है, लड़ते रहना है। जेल से भेजे गए मैसेज में इमरान ने लिखा था कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं किया वो भी डी चौक की तरफ कूच करें। हजारों लोग इस्लामाबाद के रेड जोन में पहुंच गए, लेकिन कल आधी रात के बाद हालात बदले जब पुलिस ने मशीन गन से फायरिंग की, करीब 1000 लोगों को अरेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाली बुशरा बीवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने रणनीति बदली। उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों से कहा वो अपने घर जाएं और खाना खाकर वापस आएं, क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस की गोलियों और अरेस्ट के आगे ज्यादा लोग रुक नहीं पाएंगे। इसके बाद बुशरा बीवी और अली अमीन गंडापुर भी वहां से चले गए और शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स को यह कहने का मौका मिला कि ये लोग मैदान छोड़कर भाग गए, ये कायर हैं, डर कर छुप गए। लेकिन पाकिस्तान के अखबारों का दावा है कि ये तहरीक इंसाफ की सोची समझी प्लानिंग है। उसके सपोर्टर रीग्रुप होकर फिर से इस्लामाबाद आएंगे। और अब बात करते हैं एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद अब इस्कॉन पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। कट्टरपंथी इस्कॉन के मेंबर्स को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ढाका में बांग्लादेश हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है कि इस्कॉन पर बैन लगाया जाए, क्योंकि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। एक तरफ कोर्ट के जरिए इस्कॉन को बैन करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी के सपोर्टर्स खुलेआम इस्कॉन के मेंबर्स को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आज इस्कॉन की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इस्कॉन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध माइनॉरिटीज को लगातार टारगेट किया जा रहा है और इस्कॉन सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहा है। इस्कॉन कभी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल नहीं रहा। इस्कॉन ने अपने प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की। संत चिन्मय दास गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश के नेशनलिस्ट हिंदू ग्रैंड अलायंस यानी जातीय हिंदू महाजोत ने भी आवाज उठाई है। महाजोत के जनरल सेक्रेटरी मृत्युंजय कुमार रॉय ने कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं ने कभी दंगा फसाद नहीं किया, अब क्या उनको शांति से विरोध प्रदर्शन करने का हक भी नहीं है। मृत्युंजय कुमार रॉय ने कहा, बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रेशर में संत चिन्मय दास को जेल भेजा गया है, हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्कॉन के खिलाफ किसी ने बोल दिया कि इस्कॉन भारत की रॉकी एजेंट है, इस देश में कि अशांति फैला रहा है। हमारा ये समावेश का उद्देश्य ये नहीं है कि राष्ट्र को अस्थिर करना, देश की जो संप्रीति है उनको विनाश करना, नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सरकार को गिराना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने यही चाहता था कि जो घटनाएं घटी है उसका पूरा जांच पड़ताल किया जाए और जो जो इन घटना के साथ इन्वॉल्व है उनको कानून की हिरासत में लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उनको बड़ी से बड़ी सजा दिया जाए। 25 अक्टूबर चट्टग्राम लाल दिघी में जो एक सम्मिलित बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण मंच के ओर से एक समावेश किया था, जहां चिटागांग की बहुत दूर से जो हिंदुओं जो आम आदमी वहां इकट्ठा हुई है। लगातार पूरे अगस्त महीने में जो सारी बांग्लादेश में जो हिंदू धर्मीय सनातन धर्मी की जो संख्यालघु के ऊपर जो घटनाएं घटी है उन्हीं के खिलाफ हमने आवाज़ उठाने के लिए ये जो हमारा गणतांत्रिक शांतिपूर्ण जो हमारा समावेश था, हम यही कह रहा था कि हम अपने सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हमने शांतिपूर्ण उपाय में हमने समावेश किया गया है। बांग्लादेश में संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का भारत में कड़ा विरोध हुआ है।
हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसे मोहम्मद यूनुस की सरकार की तानाशाही बताया और भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया। बंगाल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ पोस्टर, बैनर और प्लेकार्ड लेकर बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन पहुंचे। उन्होंने डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात की और हिंदुओं पर हो रहे जुल्म रोकने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के बहुत नजदीकी संबंध हैं, इसलिए बांग्लादेश की सरकार हिंदू पर हो रहे जुल्म को रोके, वरना भारत से बांग्लादेश भेजे जाने वाले सामान का एक्सपोर्ट रोक दिया जाएगा। बहुत हो गया है ना पी जनाब, जिस तरीके से अत्याचार सनातनी के ऊपर चल रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। हम लोग घर में नहीं बैठ सकता है, हम लोग को भी सड़क में उतरना है। काल से हम लोग सड़क में है, हम लोग जोरदार विरोध करेगा, आगे भी विरोध होगा। और हम लोग का मांग है ये गुंडागर्दी, एक हिंदू को कतलाना बंद करो, चिन्मय कृष्ण बाबू को इमीडिएटली रिलीज करो और बांग्लादेश भारत का रिलेशन अच्छा करो इमीडिएटली, ये हमारी मांग है। नहीं तो पूरा वीसा बंद करो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट इशू बंद करो। मंडे हमारा पेट्रोपोल जो बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर, वहां हिंदू जनता ने गुड्स व्हीकल के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए मूवमेंट करेगी। हम लोग भी शामिल होने के लिए ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस्कॉन एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। भगवान कृष्ण के भजन गाने वाले और भगवत गीता का संदेश फैलाने वाले लोगों का संगठन है। और जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, वो इस्कॉन को कट्टरपंथी बता रहे हैं, उन्हें मिलिटेंट करार दे रहे हैं। जिस तरह से इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रेशर में संत चिन्मय दास को बेल नहीं दी जा रही, जेल में बंद रखा जा रहा है, वो दिखाता है कि बांग्लादेश में गंगा उल्टी बह रही है। जिन्हें जेल में होना चाहिए वो खुलेआम सड़कों पर मारपीट का लाइसेंस लेकर घूम रहे हैं, और जो शांति रखने वाले लोग हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके घर लूटे जा रहे हैं और उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। अब बात संभल की, जहां अभी भी तनाव है और पुलिस का एक्शन थोड़ा तेज हो गया है। संभल में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से 74 दंगाइयों की पहचान करने का दावा किया है और इनकी फोटो जारी कर दी है। अब लोगों से इनके बारे में खबर देने की अपील की जा रही है। संभल की हिंसा के मामले में अब तक कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े गए लोगों में 3 महिलाएं भी हैं। पुलिस ने आज फरहत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि फरहत ने एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में फरहत ने हिंदुओं को मारने की बात कही और वीडियो को वायरल कर दिया। संभल पुलिस ने आज एक महिला पत्थरबाज का वीडियो भी जारी किया, जो घटना वाले दिन छत से पत्थर फेंक रही थी। ये वीडियो मस्जिद के पास हिंदू खेड़ा इलाके का है। पुलिस का दावा है कि कुछ महिलाएं छत से पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रही थी। अब वीडियो के आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हिंसा के बाद से इस इलाके में ज्यादातर घरों पर ताला लगा हुआ है और इन घरों में रहने वाले लोग फरार हैं। पुलिस ने हिंसा में शामिल कुछ आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक 74 लोगों की पहचान की जा चुकी है और बाकी लोगों की पहचान में आम लोगों की मदद ली जा रही है। आज संभल के एसपी और डीएम ने 24 नवंबर को ही हिंसा पर एक डिटेल रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सर्वे की टीम जामा मस्जिद में कब आई, लोगों को कैसे भड़काया गया और फिर हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने कहा कि संभल की घटना में जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके आरोपियों से उसे वसूला जाएगा। संभल में हालात सामान्य हैं। निरंतर प्रशासन लोगों से बातचीत कर रहा है और विश्वास बहाली की कोशिश हो रही है। एहतियातन वहां पे जहां घटना हुई थी उस पूरे एरिया में फोर्स तैनात है। जितनी भी नुकसान हुआ है पहले हम उसका पूरी आकलन कर लें। उस आकलन करने के उपरांत इसमें ऑलरेडी प्रावधान है
उस प्राविधान के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। कानूनी तौर पर जितने भी प्राविधान हैं उन समस्त प्राविधानों को लागू करेंगे ताकि इस तरीके की हरकत कोई दोबारा न करने पावे। हम इस उपद्रव में शामिल किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि संभल की पुलिस और प्रशासन वहां शांति कायम करे, लोगों में भरोसा पैदा करे। जहां तक मुस्लिम संगठन है, उनका पक्ष आपको सुनाता हूं। उन्होंने पुलिस के एक्शन को मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश बताया है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, पुलिस ने जो कुछ किया वो सामने है। मदनी ने कहा, मुसलमानों को सबसे ज्यादा उम्मीद कोर्ट से होती है, लेकिन अब अदालतों में भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अदालत बेईमानी कर रही है। खाली इंसाफ की बात तो ठीक है, ये शिकवा तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है। तो ये चीज मुल्क के लिए कितनी अच्छी होगी और कितनी खराब होगी। आज तक मुल्क के मुसलमान, खास तौर से मुसलमान, अदालतों पर भरोसा रखते चले आए, लेकिन ज्ञानवापी के मामले में भी जिस तरह लोकल जज ने, डिस्ट्रिक्ट जज कहें या सेशन जज, उसने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले फैसला दिया और 1 घंटे के अंदर अंदर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, खोल करके पूजा के शुरू करवा दी गई इंतज़ाम करके वो। और उसके बाद ये तो हम ऐसी जगह पर खड़े हो गए कि हमें यह कहना मजबूरी हो जाए कि हम ये कहें कि ये कोर्टों के रास्ते से भी बेईमानी हो रही है। कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के ऊपर कभी किया गया इस तरह जैसा ज्ञानवापी में हुआ, कभी किया गया ऐसा जैसे यहां हुआ संभल में। तो इसका मतलब यह कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि इस मुल्क में कोर्ट और रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जो लोग मारे गए हैं वो शहीद हैं और उनके साथ जुल्म हुआ है, जानबूझकर मारा गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों जिम्मेदार हैं इसके। मौलाना महमूद मदनी आमतौर पर इतनी सख्त बात नहीं कहते, लेकिन संभल में जिस दिन कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई उसी दिन सर्वे का ऑर्डर मिल गया। शाम होते ही सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। इसलिए मौलाना महमूद मदनी अदालत पर भी नाइंसाफी का इल्जाम लगा रहे हैं। और चिंता की बात यह कि संभल में टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है और अजमेर से इसी तरह की खबर आई है, वहां एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां भी हिंदू सेना ने कोर्ट में केस फाइल करके दावा किया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हिंदुओं का मंदिर है और कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया। चिंता इस बात की भी है कि हर दरगाह, हर मस्जिद को लेकर अगर केस फाइल किए जाएंगे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा तो माहौल तो खराब होगा। अजमेर शरीफ की दरगाह पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हर मजहब के लोगों की इसमें आस्था है। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। इसे भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। अजमेर शरीफ की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। आसपास पतली संकरी गलियां हैं। रोज हजारों लोग आते हैं जिन्हें बहुत परेशानी होती है। न धूप से बचने का कवर है, न बारिश से बचने का रास्ता है। दुकानों पर जबरदस्त भीड़ होती है। आसपास गंदगी भी है। इसलिए जरूरत तो इस बात की थी कि इस पूरे इलाके को भी डेवलप किया जाता। जैसे काशी विश्वनाथ और उज्जैन में महाकाल के मंदिर का विस्तार किया गया, वैसे ही अजमेर शरीफ को भी सुंदर बनाया जाता ताकि यहां आने वाले टूरिस्ट को बेहतर सुविधाएं मिल सके। लेकिन जो हो रहा है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। और अब मैं आपको बताता हूं हमारी फौज के बहादुर जवानों के एक कमाल के बारे में। हमारे वीर जवानों ने दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में अब इंटरनेट पहुंचा दिया है। सियाचिन अब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बने आर्मी बेस दौलत बेग ओल्डी में अब ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हर मौसम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी। इंडियन आर्मी के जवानों ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर तक ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछा दी है। भयंकर मौसम में कई फीट बर्फ की मोटी परत के बीच सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर के बहादुर जवानों ने सारी मुश्किलों को पार करके ऑप्टिकल फाइबर सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी तक बिछा दी। फायर एंड फ्यूरी कोर ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का जो वीडियो शेयर किया है, इसमें सेना के जवान बेहद खराब मौसम में कई फीट बर्फ को हटाकर केबल बिछाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ये जवान कभी ऊंची चोटियों पर
तो कभी हिमालय की बेहद खतरनाक ढलानों पर काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। दौलत बेग ओल्डी में सेना का बेहद इंपॉर्टेंट आर्मी बेस है जो काराकोरम के पास बेहद करीब है। दौलत बेग ओल्डी में एक एयर स्ट्रिप भी है जो दुनिया का सबसे ऊंचा एयर स्ट्रिप है और दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात जवानों के साथ हर मौसम में संपर्क बना रहेगा। हमारे जवानों के इस जज्बे को सलाम।